आज के वीडियो में मैं आप लोगों को आज जो एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है इकोनॉमिक्स सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम का, तो वो क्वेश्चन पेपर का सेट 2 का जो क्वेश्चन पेपर है वही क्वेश्चन पेपर को मैं आप लोगों को सॉल्व करके दे रहा हूँ। मैं स्पेशली आज का वीडियो में मैं आप लोगों को एमसीक्यू को सॉल्व करके दूंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब। ठीक है, देखते रहिए वीडियो को। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए सेक्शन ए का। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1 क्या दिया है? द प्राइस ऑफ ए गिवन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर इज नोन एज बैंक रेट। ये तो बिल्कुल गलत है ये वाला, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। और स्टेटमेंट 2 क्या दिया है? डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वो सही है। दैट में स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है। दैट इज कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ में? ऑप्शन बी, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। फिर सेकेंड क्वेश्चन, सपोज इन एन इकोनॉमी प्लान स्पेंडिंग्स आर ग्रेटर देन प्लान आउटपुट। तो इसका मतलब क्या है? प्लान स्पेंडिंग मतलब क्या है? ये एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, और प्लान आउटपुट मतलब क्या है? ये एग्रीगेट सप्लाई है। अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होता है तो इसका इफेक्ट इकोनॉमी में क्या क्या होगा? तो ऑप्शन क्या दिया है? डिक्रीज इन प्लान इन्वेंटरीज इन द इकोनॉमी। हाँ, ये सही है। तो प्लान इन्वेंटरीज में क्या हो जाएगा? डिक्रीज आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद राइज इन नेशनल इनकम, क्योंकि अगर डिमांड ज़्यादा हो रहा है सप्लाई से तो इसका मतलब क्या है? हम लोग का नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगा। फिर थर्ड ऑप्शन क्या है? डिक्रीज इन रियल आउटपुट लेवल इन द इकोनॉमी और डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। ऑब्वियसली डिक्रीज होगा ही नहीं। दैट मीन्स कौन सा होगा? 1 एंड 2। अभी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में ओनली 1 है, ऑप्शन बी में क्या है? 1 एंड 2। दैट इज ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, 1 एंड 2। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का कौन सा सोर्स नहीं है? अभी फॉरेन एक्सचेंज जो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का जितने भी सोर्सेस है वो क्या क्या आएगा? सबसे पहला यहाँ में जो ऑप्शन दिया है क्या है? इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यस, गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करने के लिए हम फॉरेन एक्सचेंज को डिमांड करते हैं, ये सही है। ऑप्शन बी क्या है? गिफ्ट्स बाय इंडियंस टू देयर फैमिलीज लिविंग एब्रॉड। तो ये भी सोर्स ऑफ क्या है? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है। फिर ऑप्शन सी क्या है? इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग फॉरेन कंट्रीज। तो अगर फॉरेन कंट्रीज विजिट करना है तो हमें फॉरेन एक्सचेंज को डिमांड करना होगा। फिर जो डी है ये क्या है? लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स नहीं है, क्योंकि ये क्या है? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है, ठीक है। दैट इज इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये क्या है? ये टेबल में क्या दिया है? इनकम दिया हुआ है, सेविंग दिया हुआ है, कंजम्पशन दिया हुआ है और एपीसी दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी जो ऑप्शन या में जो ब्लैंक जो 1 है तो इसमें क्या होगा? इसमें सेविंग, इसमें इनकम तो 0 है तो इसमें क्या है? कंजम्पशन 30 है। मतलब 0 इनकम में कंजम्पशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सेविंग क्या होगा? वो कंजम्पशन के बराबर होगा, दैट इज निगेटिव में होगा, दैट इज -30 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ में इनकम है 100, फिर यहाँ में सेविंग बिल्कुल 0 है। फिर अगर इनकम 100 है, सेविंग 0 है, इसका मतलब क्या है? कंजम्पशन कितना होगा? 100 होगा। दैट इज कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, -30 और 100। फिर क्वेश्चन नंबर 5, if the total credit created by the banks is ₹500 and reserve ratio is 20% and the value of primary deficit would be, क्या होगा? प्राइमरी डिपॉजिट क्या होगा? तो इसमें क्या दिया है? ये टोटल क्रेडिट क्रिएटेड 500 दिया हुआ है, अगर रिजर्व रेशियो 20% है, मतलब मनी मल्टीप्लायर कितना होगा? 5 आएगा। तो अभी टोटल, दैट इज टोटल ये क्रेडिट क्रिएटेड इक्वल क्या होता है? उसका फॉर्मूला इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। फिर ये टोटल क्रेडिट 500 होगा इक्वल इनिशियल डिपॉजिट इनटू 5, दैट इज 500 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा? 100। दैट इज सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई को डिक्रीज करना, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसमें तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोअरिंग कैश रिजर्व रेशियो होगा तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? इससे डिक्रीज नहीं होगा, वरस इंक्रीज होगा। फिर ऑप्शन बी क्या है? इंक्रीज द बैंक रेट। अगर बैंक रेट इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी ही सही ऑप्शन है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ये असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। असर्शन में क्या देता है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में लीड टू राइज इन नेशनल इनकम ऑफ द नेशन। हाँ, ये असर्शन तो सही है। अगर डोमेस्टिक करेंसी अगर डी वैल्यू होता है तो इससे क्या हो जाता है, डोमेस्टिक गुड्स फॉरेन कंट्री में क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है, जिससे क्या हो सकता है, हम लोग का एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होने के कारण हम लोग का नेशनल इनकम इंक्रीज हो सकता है। ठीक है। और रीजन क्या देता है, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रेफर्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी अंडर द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये जो रीजन है, मतलब असर्शन का जो रीजन दिया हुआ है ये सही रीजन नहीं है, क्योंकि ये जो रीजन दिया हुआ है, ये रीजन क्या दिया है, सिंपली डिवैल्यूएशन का डेफिनेशन ही दिया हुआ है। तो ये रीजन ये नहीं दिखा रहा है कि डिवैल्यूएशन होने के कारण हम लोग का नेशनल इनकम कैसे इंक्रीज होगा। दैट इज आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो दोनों असर्शन और रीजन सही है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन बी ही सही ऑप्शन है। दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा टिपिकल है ये क्वेश्चन। इफ एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन फंक्शन मेक्स एन इंटरसेप्ट एट y-axis at a positive coordinate, it implies that MPC, that is marginal propensity to consume dash दिया हुआ है, and average propensity to consume dash as the income increases। तो इसको समझना होगा कि अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन कर्व, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे इनकम इंक्रीज होगा कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना। तो अगर ऐसा होने से क्या होता है, MPC जैसे ही इनकम इंक्रीज होगा कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, MPC का जो कंजम्पशन इंक्रीज होगा और जो इनकम इंक्रीज होगा उसका प्रोपोर्शन सेम रहेगा। इसका मतलब क्या रहेगा, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट रहेगा। और जो APC क्या होगा, APC वो कम होगा, क्योंकि APC जैसे ही इनकम इंक्रीज होते जाएगा क्या हो जाता है कि कंजम्पशन क्या हो जाता है, इनकम से कम होते जाता है, जिससे क्या हो जाता है, APC कम होते जाता है। भले ही ये MPC अगर इंक्रीज होने से भी क्या हो जाता है, APC कम हो जाता है। ठीक है। दैट इज कौन सा ऑप्शन सही होगा, दैट इज ऑप्शन सी, MPC कांस्टेंट रहेगा और APC क्या होगा, फॉल होगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। कौन सा ऑप्शन है जो ऑप्शन या तो आइटम है जो नेशनल इनकम एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, सैलरी टू इंडियन रेसिडेंट्स वर्किंग एट रशियन एम्बेसी इन इंडिया। तो ऑब्वियसली ये तो इंक्लूड होगा ही, क्योंकि ये रेसिडेंट का इनकम है। फिर उसके बाद क्या है, इनकम जनरेटेड फ्रॉम स्मगलिंग। तो ये देखिए, स्मगलिंग जो भी लॉटरी है ना, विंडफॉल गेन, जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ होता है, वो सबसे जो भी इनकम जनरेट होता है वो इनकम नेशनल इनकम में एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो यहाँ में पेमेंट्स टू फार्म वर्कर इन द फूड ग्रेन, हाँ ऑब्वियसली ये होगा इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन। फिर इंटरेस्ट पेड बाय फार्म्स टू ए बैंक, तो ये भी इंक्लूड होगा। दैट इज इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज इनकम जनरेटेड फ्रॉम स्मगलिंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 5 द रिलेवेंट सेविंग फंक्शन वुड बी। तो अभी सेविंग फंक्शन तो इसमें तो सब एस का तो वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ में अगर सेविंग फंक्शन है तो हम लोग को क्या निकालना है, MPS निकालना है। तो MPS कैसे मिलेगा, अभी कौन सा फार्मूला यूज़ करना होगा, K = 1/MPS का फार्मूला यूज़ करना होगा। अगर हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो MPS का वैल्यू कितना आता है, 0.2 आता है, 0.2 या तो 0.20, दैट इज इसका हिसाब से। तो कौन सा ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी, दैट इज S = -60 + 0.20y, ऑप्शन सी ही सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 का। फिर अभी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला क्वेश्चन है ये सेट में, व्हाइट रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। अभी व्हाइट रिवोल्यूशन क्या है, वो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्लियरली दिखाई दे रहा है, व्हाइट रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, कौन सा होगा, ऑप्शन सी, दैट इज डायरी प्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, इन चाइना कौन सा सिस्टम में फिजेंट्स वर प्रोवाइडेड विद पूल्ड लैंड टू क्रिएट लार्जर फील्ड दैट कुड यील्ड ग्रेटर आउटपुट एंड दे शेयर्ड फार्म इम्प्लीमेंट्स। तो ऑब्वियसली ये तो क्लियरली आप लोगों सभी लोगों को मालूम है ये क्या सिस्टम है, ये कम्यून सिस्टम में ही क्या किया जाता था, एक पूल लैंड फार्मर को दिया जाता था एक कलेक्टिव फार्मिंग के लिए। ठीक है। दैट इज ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 में ये एक इमेज दिया हुआ है। ठीक है ना, स्टडी द फॉलोइंग इमेज एंड आइडेंटिफाई द मेजर एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट
टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने जो मेज़र लिया तो वो मेज़र को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट इसे तो बहुत सारा स्टेप लेता है, लेकिन ये जो डायग्राम देख के क्या लगता है, ये एक मार्केट है। वो कैसा मार्केट है, वो रेगुलेटेड मार्केट है, ठीक है ना। दैट इज ऑप्शन बी, रेगुलेटेड मार्केट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 21, माओ इनिशिएटेड द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट इन द ईयर। अभी GLF कौन सा ईयर में इनिशिएट किया गया था, तो वो तो सभी लोगों को मालूम है कौन सा ईयर है, 1958। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या है, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है। तो असर्शन में क्या दिया है, द ईयर 1921 इज कॉल्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। हाँ सही है, 1921 को ग्रेट मतलब ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है, ठीक है ना, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। फिर उसका रीजन क्या दिया, आफ्टर द ईयर 1921 इंडिया एक्सपीरियंस्ड अ शार्प राइज इन इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। हाँ 1921 के बाद इंडिया में क्या हुआ, बहुत ही मतलब स्पीड में, रेट में पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ था। तो 1921 से पहले ऐसा नहीं था, इसलिए 1921 को क्या माना जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। दैट इज कौन सा ऑप्शन सही होगा, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन क्या है, असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। दैट इज ऑप्शन ए, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 23, द इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ फिक्सिंग मैक्सिमम होल्डिंग लिमिट ओनरशिप ऑफ एन इंडिविजुअल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इट इज़ कॉमनली नोन एज क्या होता है, वो लैंड सीलिंग होता है। जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसका जो लिमिट है लैंड होल्डिंग्स का, वो इसको क्या बोला जाता है, लैंड सीलिंग, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस लिबरलाइजेशन। अभी लिबरलाइजेशन को करेक्टली कौन सा ऑप्शन डिफाइन करता है। अभी लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करना है, ठीक है ना, जो पहले गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर्स का ऊपर में लगा के रखा हुआ है, ठीक है। फिर इसका हिसाब से क्या ऑप्शन क्या दिया है, आउटराइट सेल ऑफ पार्ट सेल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, ये नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी क्या है, इंक्रीज्ड इंटीग्रेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये तो क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, है ना। फिर उसके बाद क्या देता है, रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो यही सही आंसर है, लिबरलाइजेशन को डिफाइन करता है यही ऑप्शन, ठीक है। दैट इज सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग काउंट्री, या तो काउंट्रीज फॉलो द 5 ईयर प्लानिंग स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, क्योंकि इंडिया हो गया, चाइना हो गया और पाकिस्तान हो गया। दैट इज ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। दैट इज 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। दैट इज इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। फिर क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ये कौन सा इंडिकेटर है जो डिफाइन करता है एज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। तो ऑब्वियसली वो क्या है, वो लिबर्टी इंडिकेटर होता है। लिबर्टी इंडिकेटर ही डिफाइन करता है कि जो हम लोग का पॉपुलेशन है वो सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में वो कितना एक्सटेंट तक ले पाता है डिसीजन मेकिंग में। दैट इज कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, दैट इज लिबर्टी, दैट इज ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 में क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी विच इनेबल्स पर्सन टू अर्न मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर हिज और हर फैमिली। हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट 2 क्या दिया है, ए वर्कर इज द वन हु कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ GDP। तो वर्कर किसको बोला जाता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है, इंगेज रहता है, और वह क्या है, प्रोसेस ऑफ GDP में क्या उसका कंट्रीब्यूशन होता है बाय रेंडरिंग हिज प्रोडक्टिव सर्विसेज, ठीक है। फिर ये स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। दैट मीन्स क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, दैट इज ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर ट्रू, ठीक है। तो यही था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ओवरऑल देखा जाए तो MCQ 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बहुत ही सिंपल करके क्वेश्चंस पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई होप स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा किया होगा ये पेपर, स्पेशली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ये क्वेश्चन पेपर
सॉल्व करने का जो वीडियो आएगा, तो नेक्स्ट जो 2 सेट है, सेट 1 और सेट 3 है, वो सेट का भी जो नहीं दिया है, जो MCQ अगर इधर उधर है तो मैं चेक करके मैं फिर अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं जितने भी या मैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, मैं वो सबको भी डिस्कस करके आंसर कैसा करके देना है मैं आप लोगों को बोलूँगा नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियोस में। तो आप लोग देखते रहिए वीडियो को, ताकि आपको एक अंदाज़ा मिले कि आपका स्कोर कितना हो सकता है।